नाम ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज वर्क एनर्जी पावर। पिछले क्लास में हम लोग देखे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन भी, सर्कुलर मोशन भी, बहुत सारी चीजें देखे। लेकिन अब हमें उसके एप्लीकेशन में वही सारी चीजें रहेंगी, लेकिन उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। ये जो तीनों वर्ड है, यदि वर्ड मीनिंग पे जाए हम, तो ये तीनों रिलेटेड है, इसीलिए स्टार्टर में रहेंगे तीनों। तो वर्क रियली में क्या होता है, वो एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, और फिर पावर किसे कहते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए न्यूमेरिकल तो शायद ही हम लोग डील कर पाए, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फंडामेंटली यदि आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, कभी स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ज्यादा अच्छे से प्लान कर पाएंगे, किसी भी चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे और प्लान कर पाएंगे कि हाउ टू डू एनी प्रॉब्लम्स टू डील। कुछ भी आपके सामने जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, सोच पाएंगे, या फिर क्या कोई नया थॉट या कोई नई चीज के बारे में आप क्रिएट कर पाएंगे, कोई नया चीज इन्वेंट कर पाएंगे। जो कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जिसे गॉड गिफ्टेड माना जाता है वही करे, जो कि मैं नहीं मानता। तो ये तभी होगा जब आप की ब्रेन की ट्रेनिंग होगी। सो व्हाट इज वर्क? तो वर्क यदि वर्ड पे जाए तो इसके जब कुछ भी नाम हो सकता था, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वर्ड पे नहीं जाना चाहिए। पूछना क्या? So what can I explain? नहीं, एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं बता। अच्छा ऐसे बोलो, क्या वर्क, क्या वर्क, व्हाट इज वर्क? So when force act on an object, there is a displacement of a point of application. Of application is known as work. Is known as work. Okay. So displacement is known as work. So if there is a displacement of a point of application, so that time we say there is a work is done. There is work is done on that body. Okay. Clear? Change in kinetic energy of any body. Change in kinetic energy of any body is known as work. Okay. Clear? वर्क देखो, वर्क एक ऐसा चीज डिफाइन किया गया जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर का तरीका है, चाहे हीट या कूल करने का तरीका है। और यदि फिजिकल बॉडी पे देखा जाए, जिसमें हीटिंग इफेक्ट को इग्नोर करें अभी फिलहाल तो फॉर द टाइम बीइंग, तो ऐसे कहें कि इट इज सेड टू बी वर्क ऑन अ बॉडी इफ देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा है, जैसे वो बोल रहा था, तो सिंपलेस्ट फॉर्म था, थोड़ा सा एक प्रिंसिपल के नाम पे ये बताया, और थोड़ा और एलाबोरेटली मैं थोड़ा उसको और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वर्क होता है वर्क। सो यदि बहुत पीछे जाए तो एंशिएंट, बहुत पास्ट में जाए तो रोमन सिविलाइजेशन तो बहुत पॉपुलर है, जिसमें कहा जाता है कि बड़े थिंकर वहीं पे हुए है ना, वही दुनिया को बहुत मैसेज भी दिए, काफी ज्यादा चीजों में नाम नहीं कराता है। तो उस समय स्टैटिक मशीनें थी, बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाता था, डायनामिज्म पे, डायनामिक्स पे स्टडी भी नहीं करते थे। तो बैलेंस फोर्स की बात होती थी ना, ये इक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, कैंसिल है इधर किसी डायरेक्शन के अलावा। तो एक बड़ा नाम आता है, इटालियन साइंटिस्ट है, नाम जानते होंगे, गैलीलियो, बड़ा नाम है मैकेनिक्स में, मोशन में। सो गैलीलियो ने डायनामिक मशीन, उन्होंने कहा कि सिंपल मशीन जो रॉड है या फिर स्ट्रिंग है या फिर तलवार है, जिससे हम काम करते हैं, जिससे हम कोई चीज काट देते हैं, चाहे कोई चीज खींचते हैं,
चाहे डंडे से हम कोई डिस्प्लेस कर देते हैं, चाहे रोल करा के कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं किसी बॉडी को उस टाइम में 1600 के अराउंड, और स्टार्ट तो 1700 में होने लगा था। तो उन्होंने ही पहले कहा था कि सिंपलेस्ट मशीन ही, जो सिंपल मशीन उस समय थी, जिन्हें सिंपल मशीन तो नहीं कहते होंगे, हम लोग सिंपल कहते हैं क्योंकि हम लोग मशीनें बहुत एडवांस हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एनर्जी ट्रांसफर का एक माध्यम है, ये जो डंडा है, रस्सी है, जो कुछ आगे पुली पट्टा है, ये सब ये माध्यम है एनर्जी ट्रांसफर का फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। उन्होंने आगे शुरू किया। फिर 1826 में फ्रेंच साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, नाम था कोरियोलिस, गुस्टाव कोरियोलिस, है ना, पास्कल और गुस्टाव कोरियोलिस नाम था उनका। मैंने वर्ड दिया वर्क, है ना, वर्क वर्ड दिया, और उनका सेंस था कि जब when we lift something against weight, ऊपर उठाते हैं तो अब कुछ काम करते हैं, तो उन्होंने वर्क का नाम दिया। यूनिट जूल आया जेम्स प्रिस्कॉट जूल के नाम पे, जो फिर से हीटिंग में और बहुत सारे इस एनर्जी के लिए, एनर्जी के नाम पे बहुत काम किया उन्होंने, उनके नाम पे यूनिट आया जूल। सो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वोल्ट एनर्जी ट्रांसफर का माध्यम है, और जो रेट है उसका वो पावर हो जाता है। तो किस तरह से तीनों रिलेटेड है वो आपके सामने है। तो गैलीलियो से शुरू, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये वो नाम है जो ज्यादा साउंड किए, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई सोचा नहीं, और चाहे इसके बीच में लोग सोचे नहीं, नाम इनका ज्यादा साउंड कर गया कि भाई ये ज्यादा स्पेसिफिकली, ज्यादा स्पेशलाइज्ड तरीके से इन्होंने उसे डिफाइन किया, बताया। तो वर्ड तो कोरियोलिस ने दिया। गैलीलियो से शुरू हुआ सिंपल मशीनें जो चेंज करती हैं ट्रांसफर। एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि energy neither can be created nor destroyed, it can be transformed from one form to another form। मतलब दुनिया में एनर्जी ना कोई क्रिएट करता है और ना ही डिस्ट्रॉय करता है, नहीं कर सकता है, बस अपना ये रूप बदलता है। सो यदि ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया की सारी एनर्जी एज अ होल कंजर्व है, कांस्टेंट है। बाद में वो क्वांटम में देखेंगे कि कई जगह फेल, इट सीम्स टू बी फेल, ऐसा लगता है कि जैसे गलत हो गया ये रेडिएटिविटी में, खासकर न्यूक्लियस लेवल पे, क्योंकि एनर्जी कहां से आती है, टनलिंग इफेक्ट क्वांटम में, लेकिन हायर एजुकेशन में इसमें तो है नहीं। तो आप देखें कि जो एनर्जी की बात है वो हर जगह जहां देखिए वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, सब जगह। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फोटोन। हमारे पास एनर्जी थी तो हम आए थे, हमें एनर्जी की जरूरत है, खाना खाते हैं, है ना, ग्लूकोज फिर वो टूटता है, एटीपी में कन्वर्ट होता है 36 एटीपी, और फिर वो एनर्जी को यूज करते हैं हम लोग। और मैं बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, जाऊंगा, ऐसे फिर एनर्जी की जरूरत है अब। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूल, जिसे हम लोग टर्म यूज करते हैं कि गाड़ी को जैसे फ्यूल चाहिए वैसे हमें फूड चाहिए, है ना। सो जहां देखो वही एनर्जी की, जब भी आप कुछ भी कर रहे होंगे, so there is a kind of energy transformation, energy transfer, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है एनर्जी, या फिर ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, चाहे हीट टू हीट हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल टू काइनेटिक हो, ये सब होगा। और किसके थ्रू होता है, यदि जनरली देखा जाए, नॉट ऑलवेज, क्योंकि रेडिएशन और फोटोन के लेवल में तो हीटिंग की बात में लगती है, तो तब हम कहेंगे कि वर्क के थ्रू हो रहा है ना, अपने लाइफ में से फिजिकल बॉडीज की बात करें तो वर्क को डिफाइन करते हैं। वर्क लिखिए, वर्क डिफाइन करते हैं कि एनर्जी किसी
आज वर्क बोल लेते हैं, एनर्जी किसी और दिन और फिर पावर किसी और दिन। तो सो व्हाट इज वर्क जो आप लोग बताए थे। सो it is said to be work done on a body, right now. It is said to be work done on a body. It is said to be work done on a body. It is said to be work done on a body if there is change in kinetic energy. If there is change in kinetic energy or to heat or cool the body, or to heat or cool the body. तो कभी हम लोग इस तरह का भी वर्क डन की बात करते हैं, खास करके माइक्रो लेवल पे चला गया ना, फर्मी लेवल, एटॉमिक लेवल पे बात हो गई हीटिंग वाला। लेकिन मोस्टली हम लोग मैकेनिक्स में इस तरह की बात कब देखेंगे, हीटिंग वाले तो फ्रिक्शन में आएगा, वो भी बहुत बारीक लेवल में देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन होता है वो, है ना। सो वर्क को डिफाइन किया, वर्क को डिफाइन किया है। यदि इसमें आगे बढ़े कि कैलकुलेशन, ये तो ऐसा लग रहा है लिटरेचर टाइप का ना, साहित्यिक लग रहा है ये, इट इज सेड टू बी वर्क डन, है ना। लेकिन यदि एक्सप्रेशन वाइज देखें तो लिखिए आगे लिखिए, इट इज इंटीग्रल सम ऑफ It is integral sum of f dot ds, where f is force and ds is differential displacement. F dot ds यदि ये पाथ है, यदि कोई पार्टिकल इस पे चल रहा है, ये पाथ है, कोई पार्टिकल इस पे चल रहा है, ये पार्टिकल है जिसको चलना है इस पे, तो किसी भी पाथ पर वो पाथ इसीलिए बनता है क्योंकि वेलोसिटी वैसे वैसे चेंज होती है अलग अलग पोजीशन पे, या फिर वेलोसिटी जैसे जैसे जिस पोजीशन पे चेंज होती है तो उससे पाथ बनता है। रास्ता, तो मैं रास्ता पहले बना दिया, फिर मैं कहूं कि इस मोमेंट पे वेलोसिटी कैसे रही होगी, तो आपको टेंजेंट खींचना होगा। क्या खींचना होगा? टेंजेंट खींचना होगा। और ये भी आपको जानना चाहिए कि जिधर भी होता है, कहीं पे भी, बड़ा पॉइंट है ये, कहीं पे भी जिधर भी होता है उधर ही डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑब्वियस है कि उधर ही चलना है। दुनिया में कोई चीज क्यों चलता है, कोई टाइम के कारण चलता है कि एक्सेलरेशन के कारण चलता है, कि पोजीशन के कारण चलता है, कि फोर्स के कारण चलता है, कि वेलोसिटी के कारण चलता है? केवल और केवल वेलोसिटी के कारण चलता है। बाकी सब कुछ होते हुए भी नहीं भी चल सकता है ना। इसीलिए जिधर भी होता है ना उधर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट जिधर भी होता है। और फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फोर्स का वेलोसिटी से, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट से ऐसे कोई मतलब नहीं होता उसका, दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, ये सही है। जिधर फोर्स होता है, नेट फोर्स ऑब्वियसली, जिधर नेट फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, या जिधर एक्सेलरेशन होता है बॉडी का उधर ही नेट फोर्स होता है ना। ये इंप्लाइज अनइंप्लाइड बाई है। तो आप देख रहे हैं कि इंटीग्रल सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन में लिखे, इंटीग्रल सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन में, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या कहेंगे, पता कहेंगे वर्क डन is equal to integral sum of differential work done, differential work done, differential work done
and so on, and that is nothing but f dot ds, f dot ds, f dot ds. This is fundamentally defined, and that is what magnitude of f, magnitude of ds cos theta. एक चीज समझने की कोशिश करो, मैग्नीट्यूड ऑफ f मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ds मतलब डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, differential displacement का magnitude, and theta is what? Angle between them, angle between differential displacement and force. इसी के इंटीग्रल सम को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क डन। लेकिन अब किताबों में सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तब हम ये कहते हैं जब कांस्टेंट फोर्स होता है, या फिर एफ डी कॉस थीटा कहते हैं, तब कहते हैं जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तब ठीक है। नहीं तो फिर हाईएस्ट लेवल मतलब मैं कहूं कि कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं, कहीं पे भी क्या ही वर्क डन होता है तो इसके अलावा वर्क डन होते ही नहीं है ना, बॉडीज के लिए, मैकेनिक्स में कोई सिस्टम के लिए, तो ये वर्क डन है उसका। अच्छा हाँ, ये देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। दिस पाथ, दिस कर्व पाथ is made up of, is divided into infinitely large number of differential displacement, differential displacement, differential displacement, and differential displacement is in straight line segment which length is infinitesimally small, अनंत सूक्ष्म, अनंत छोटा। इसका मतलब दुनिया का कोई भी कर्व पे भी छोटा सा लाइन, छोटा सा सेक्शन लिया जाए, दुनिया का कोई भी कर्व, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ कर्व, दुनिया का कोई भी किसी भी कर्व का छोटा सा पार्ट लिया जाएगा। कितना छोटा? सबसे छोटा। व्हाट इज सबसे छोटा? यू डोंट नो। सबसे छोटा मतलब कितना मीटर? 10 to power minus 40 मीटर, 10 to power minus 100, 10 to power minus 1 crore. What is that? 10 to power minus infinite? That is not defined. तब क्या बताया? 10 to 0, so we don't know. So जितना छोटा हो सके। अच्छा, जब जानते नहीं तो बात क्यों करते हैं? इसका हाँ कंपैरिजन के लिए, इसका मतलब सिंपल सा है, जितना छोटा तुम कर सकते हो कर लो। अब क्या कर दो, मान लो इतना छोटा कर लिए कि उससे छोटा नहीं देख पा रहे हो, चाहे मशीन तुम्हारी मेजर नहीं कर पा रही है। मान लीजिए आपके पास डिवाइस है मेजर करने के लिए आधा मिलीमीटर ना, so that आधा मिलीमीटर is differential displacement। अब उससे छोटा तो कर ही नहीं पा रहे तो क्या करोगे? So this is relative term। हो सकता है कोई 1 किलोमीटर से कम मेजर ही नहीं कर पा रहा है, थोड़ा खराब लग रहा है सुनने में, लेकिन हो सकता है। मतलब कि कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लैनेट टू स्टार, ऐसे ही डिस्टेंस मेजर करता है, लाइट ईयर वाला, तो उसको 1 किलोमीटर क्या रहेगा? डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। हम लोग लेते किलोमीटर बहुत बड़ा लग रहा है, 1 किलोमीटर, बाप रे, ये सबसे छोटा नहीं, इससे छोटे का ना, देखिए इसे छोटा को बहुत छोटा उससे, सो रिलेटिव टर्म है। एनीवे, तो इसका मतलब यही वर्क डन है। और वर्क डन, सो आगे लिख सकते हो, इज स्केलर क्वांटिटी हैविंग जूल यूनिट, its unit is joule, right on, it's a scalar quantity, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity। और आगे लिख लो, its unit is joule। जूल एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा, बताया था भी, जेम्स प्रिस्कॉट जूल उनके नाम पे। सो वर्क डन यही है। और वर्क डन क्यों, फिर से बता दो, वर्क डन कहां से आया?
एनर्जी में कोई चेंज होगा, सबसे ज्यादा साउंडेड एनर्जी दुनिया में कौन सी है? वैसे तो एनर्जी कितने तरह की है दुनिया में, इनफाइनाइट तरह, जिसमें सबसे ज्यादा बात मैकेनिकल एनर्जी की होती है। और मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी का सम होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी तरह की है दुनिया में? इनफाइनाइट तरह की। इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट, ये देखिए एनर्जी दुनिया में कितनी तरह की है? इनफाइनाइट। उस इनफाइनाइट तरह की बात है। अच्छा, क्यों इनफाइनाइट तरह की एनर्जी है? कहीं पर भी कहीं कुछ भी स्टोर है, किसी भी पहले तो ये जान लो कि अल्टीमेट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, जिसको लेके हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ तक कि हीट एनर्जी और एनर्जी ऑफ गैस और जितने भी बात करते हो वो सब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है। इंटरनल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द आइटम्स having that amount of gas। तो सब काइनेटिक एनर्जी की ही बात है। अल्टीमेट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। सो यूनिवर्सल लॉ में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम में कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब किसी और का नाम ही नहीं है। पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो ultimate energy is kinetic energy, then what is potential energy, what is bond energy, binding energy, mass energy, space energy, ये सब एनर्जी क्या है? ये सब इसलिए बनाया गया, सब जगह वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी की बात है ऑलमोस्ट, इसलिए बनाया गया ताकि पर्टिकुलर फील्ड को, उस क्षेत्र को, उन चीजों को जो वहां पे बात हो रही है, रिलेटेड चीजों को आसानी से समझा जा सके। और सरप्राइजिंगली मैकेनिकल एनर्जी में भी पोटेंशियल एनर्जी जो नाम है, जो दो का सम है, वो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट दैट इज डिफाइंड फ्रॉम व्हाट वर्क डन। ये देखिए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी गायब है, क्यों? लेकिन लॉ है टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नाम तो केवल दो ही आ रहा है, एक तो वर्क डन नाम आ रहा है और एनर्जी के नाम पे काइनेटिक एनर्जी। आगे अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो जितनी भी बॉन्ड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जितना भी नाम सुन रहे हो, स्पेस एनर्जी, तो ये सारी चीजें सब इसलिए है ताकि उस पर्टिकुलर चैप्टर को और अच्छे से समझा जा सके। एनीवे, तो वर्क डन यदि ये है, यदि वर्क डन ये है तो कहीं पे भी हम लोग यही लगाएंगे, कहीं पे भी हम लोग यही लगाएंगे। अब ये बात है कि यदि वेरिएबल फोर्स होगा तो क्या होगा और कांस्टेंट फोर्स होगा तो क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि फोर्स वेरिएबल होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? तो सच तो ये है कि इसके अलावा कुछ होते नहीं है। इसका मतलब ये करें सिंपल सा आंसर, क्योंकि इसके अलावा होते ही नहीं है वर्क ना, तो करो क्या? तो इसका मतलब कांस्टेंट के लिए भी यही है और वेरिएबल के लिए भी यही है, सबके लिए यही है। हाँ, लेकिन अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। तो ये बताओ कि जब वर्क डन ये है कांस्टेंट के लिए, तो मैं अलग से क्यों पढ़ाऊं? इसलिए ताकि बार बार इंटीग्रेट ना करें। कांस्टेंट फोर्स का एक ऐसा फार्मूला आएगा कि इंटीग्रेशन से बच जाएंगे, लेकिन कब बच नहीं पाएंगे आप? जब वेरिएबल, तब तो यही लगाना होगा। बड़ा पॉइंट है ये, मतलब कांस्टेंट वाला यहीं से आएगा, ठीक है? मतलब जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं से बढ़ेंगे, और इसलिए बढ़ेंगे ताकि इंटीग्रेट ना करें बल्कि बच जाए। तो एक ये पॉइंट है। तो ये नहीं, सो वर्क डन की जितनी भी चीजें थी वो मैं डिफाइन कर दिया, लेकिन हम लोग कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन, वेरिएबल का तो बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ट्रांसफार्मर तो नहीं हो गया। तो अब वो मैं आप लोगों को वीडियो थोड़ा दिखा दूं और आप लोगों को समझा दूं, फिर इसके बाद हम लोग फिर से लौट के आएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन क्या होता है। कहां से शुरू करते हैं? यहां से। ये देखो, यदि फोर्स किसी एंगल पे लग रहा हो और बॉडी किसी डायरेक्शन में चल रही होगी, तो फाई कह लीजिए, थीटा कह लीजिए, वर्क
इसी का सम होता है तब जब F कांस्टेंट है। F कांस्टेंट है, यदि F वेरिएबल है तब तो हमें वही करना होगा जो मैं अभी बताया था, वही करना होगा जो मैं आपको बताया था। ये देखो जो मैं बात कर रहा था रोमन सिविलाइजेशन में, उसमें बैलेंस की बात होती थी। ये ऐसा इस तरह का पुली पट्टा लगा हुआ है कि पहले सपोर्ट किए फिर हटा दिए तो अभी बैलेंस है, लेकिन हम लोग डायनामिक्स को कम समझ पाए। यदि मैं कहूं कि इसको हटा दूं, इस सब तो साफ है कि यहाँ पे नॉर्मल जीरो रहा होगा, यदि नॉर्मल जीरो नहीं रहा होता तो हटाने के बाद कुछ गड़बड़ हो जाता, अनबैलेंस इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। तो एक तो ये है कि हम लोग पहले हम लोग मशीनों को इक्विलिब्रियम के फॉर्म में, स्टैटिक फॉर्म में जाने, और डायनामिक्स की बात कौन किया? गैलीलियो। उसके बाद 1600 1700 सेंचुरीज में। सो इसके बाद ये देखो, ये ब्लॉक है, यदि किसी एंगल पे फोर्स लगा के खींच रहे होंगे और एंगल जिसके अलाउंग डिस्प्लेसमेंट है उससे कुछ एंगल बना हुआ फोर्स लगा हुआ है, तो वर्डन F into D नहीं होगा, जो यहाँ पे D है डिस्प्लेसमेंट, F into D नहीं होगा। या तो F को तोड़ लो D की तरफ तो F cos थीटा होगा, या D को तोड़ लो F की तरफ तो D cos थीटा होगा। इसका मतलब किसी को भी किधर भी तोड़ सकते हो। दुनिया में दो ही तरह के इफेक्ट होते हैं, या तो पैरेलल इफेक्ट होते हैं, या तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इफेक्ट किसको डील करता है? फोर्स को। और पैरेलल इफेक्ट किसको डील करता है? एनर्जी को। तो जितने भी पैरेलल इफेक्ट देखेंगे आप, वो एनर्जी को डील करता हुआ नजर आएगा, और वो डॉट प्रोडक्ट होगा, उसे डॉट कहा गया, और स्केलर क्वांटिटी है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि वर्गन में भी वही है। पहले पैरेलल इफेक्ट और परपेंडिकुलर इफेक्ट देखा गया, तब कहा गया कि F को तोड़ लो D की तरफ, F को D की तरफ तोड़ लो, चाहे D को F की तरफ। D को F की तरफ तोड़ोगे तो पैरेलल हो जाएगा, चाहे F को D की तरफ तोड़ लो। दिस इज D डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज F, तो इधर तोड़ोगे तो पैरेलल। अच्छा है D इधर है तो इसको मत तोड़ो, इसको तोड़ लो इधर, है ना, ऐसे इधर। समझ में आ रहा है? तो ये एक पॉइंट है जो आपको समझने की कोशिश करनी है। ये डायनामिक्स वाला GIF यूज कर रहा था मैं। ये पता है ये कौन है? आपको मालूम है कौन है? नहीं, वाल्टर लेविन वाला नहीं, ये नाम है एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा नाम है, नील डिग्रीज टाइसन। सो एक बड़ा नाम है और ये बहुत ही एक्सप्रेसिव है, तो इनका जेस्चर देखेंगे। सो नील डिग्रीज टाइसन इज वेरी पॉपुलर साइंस पॉपुलराइजर ही, जो ये फोटो देख रहे हैं आप, और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, potential to kinetic, kinetic to potential, this oscillation of this bob hanging mass। ये वाला देखो फिर से, जब हम खींचते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, छोड़ देते तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक। सो पोटेंशियल टू काइनेटिक, ये सिंपल सा फॉर्म है जो हम लोग लाइफ में ये प्ले होता है। ये देखो ये क्यों ऐसा हुआ? दिस नॉट वायलेशन ऑफ एनर्जी। ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? एक्चुअली वो आगे बढ़ गई थी, जो एक और एयर रेजिस्टेंस इतना नहीं था, हैवी मास था, 20 केजी था वो, तो 20 केजी था, तो वाल्टर लेविन में आप बहुत सारे आप भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, ऐसे खड़े रहिए और एक बहुत बड़ा सा जो बहुत दूर तक जाए वो लीजिए, और एक मास यहाँ से छोड़िए, बस छोड़ दीजिए, और ऐसे खड़े रहिए, वो आके आपको मारेगा नहीं, यही पे आके जीरो होगा फिर चला जाएगा। लेकिन ऐसे मत करना, ऐसे छोड़ मत देना, ऐसे छोड़ दोगे तो जब आएगा तो इससे इधर वेलोसिटी रहेगी, दिस एनर्जी का जनरेशन। तो इसमें गड़बड़ क्या हुआ? एक कई एक्सपेरिमेंट लोग किए हैं, क्लास में दिखाए हैं, हमारे पास इतना है कि नहीं दिखाता मैं। तो ये गड़बड़ क्या कि मान लो यहाँ से छोड़ने के बाद हल्की सी थोड़ी बढ़ गई है, तो बढ़ेगी तो भूखी है, दिख रहा होगा हम लोगों को, और इतना भारी मास है कि इसका फिर नाक नहीं रहा होगा शायद। सो अच्छा ये देखो रबर वाला, जो हम लोग एक ऐसे करके रबर छोड़ते हैं तो फिर
उसमें छोड़ देते हैं तो पहले हम उसको पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर करते हैं और छोड़ देने के बाद वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बाद में देखेंगे कि दिस पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, खींचने के बाद वर्क डन, दैट वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन स्टोर्ड इन व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार ये क्या हो गया? चलो इसी बहाने तुम कुछ देख लीजिए ना, वीडियो में भी आ गया होगा। हाँ तो ये मैं कह रहा था कि ये जो पहले हम जब खींचते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्धन करते हैं। हमारा वर्धन कहाँ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। अभी हम वर्धन नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो निकलता है। ओके, वो बात में देखेंगे हम लोग कैसे डिटेल। ये देखो जब एक गाड़ी ऊपर चढ़ती है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, अब फिर नीचे जाती है तो काइनेटिक एनर्जी, फिर ऊपर जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी, फिर अच्छा पूरा पोटेंशियल एनर्जी नहीं, यदि पूरा पोटेंशियल एनर्जी हो जाता तो वेलोसिटी कितनी रहती, जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो जाता ऐसे। तो अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, घटा, फिर काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक जीरो नहीं हुआ, फिर अभी कुछ था, तो किस तरह से वेरिएशन होता है। बट सम यदि लॉस ना हो, यदि किसी और फॉर्म में लॉस ना हो, तो ये दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम प्लस गिव्स व्हाट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। and here mechanical energy is conserved। क्यों? क्योंकि this transformation transfer from this case of transfer from potential energy to kinetic energy to potential energy, और दोनों का सम क्या रहेगा, टोटल एनर्जी हमेशा ना। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब रहेगा, हाईएस्ट तक पहुंचेगा, उसके बाद यदि और ऊपर ले जाओगे तो वर्धन करना होगा, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, आगे आएगा। अगली क्लास में एनर्जी को डील करेंगे, अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वर्धन को समझे, वर्क को समझे ना। सो ऐसा यही मैं लिख पाया नहीं था आपको कि it is said to be work is said to be done whenever the application of the force produces a change में जो मैं हीट की बात किया था, उस चेंज में क्या कहते हैं, यदि वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह आप स्पीड मान सकते हैं। यदि ये 1D के लिए सही है ना, ये 1D के लिए सही है, नहीं तो वेलोसिटी में चेंज तब भी होता है जब स्पीड में चेंज ना भी हो, तो भी वेलोसिटी में चेंज होता है। तो यहाँ पे सेंस स्पीड का है। ओके, बहुत सारे फॉरेन राइटर में खासकर जो ट्रांसलेटेड बुक है इरोडो, उसमें वेलोसिटी का मतलब स्पीड है और वेलोसिटी वेक्टर का मतलब वेलोसिटी है। ठीक है, अपने तरीके हैं। सो हियर वेलोसिटी स्टैंड्स फॉर व्हाट, स्पीड। तो या तो स्पीड बदल देगा जो काइनेटिक एनर्जी बदलता है, या तो पोजीशन बदलेगा, है ना, तो पोजीशन रेस्ट वाले से दूसरी जगह ऑब्वियसली, मतलब रेस्ट में है तो पोजीशन बदलेगा तो कुछ वर्धन हुआ होगा, और फिर या फिर फोर्स पोजीशन बदलना हो तो फोर्स लग रहा हो तो वर्धन हो ही रहा होगा, शेप बदलेगा तो भी वर्धन करना होगा, या फिर टेंपरेचर जो हीट और कूल बोला तुमने, है ना, अभी लिखा था कि टू हीट और कूल। सो ये हुआ टाइप्स ऑफ होगा सिंपल। यदि फोर्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव होता है। यदि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर है, अच्छा ये नहीं हो सकता क्या कि फोर्स हम उधर लगाएं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो, कैसे हो सकता है? हाँ, जैसे मान लीजिए कार इधर चल रही है और इधर से आके पुश कर रहे इसको, लेकिन चल रही इधर। हाँ, तो मेरा वर्क बताओ ना, यदि मैं कहूँ कि मेरा वर्क बताओ तो इसमें क्या दिक्कत है? ये भी तो इसका फिर से उसके कारण दो चीज हो गया, और नोटिस करने वाला पॉइंट है, उसके कारण बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हालांकि ये आ गया था टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन अलग बात, इंडिविजुअल फोर्स का वर्क डन अलग बात।
मतलब इस फोर्स का, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन बताइए, मेरे फोर्स का वर्क डन बताइए, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन बताइए, स्ट्रिंग के टेंशन का वर्क डन बताइए, स्प्रिंग का वर्क डन बताइए, ग्रेविटी वेट mg का वर्क डन बताइए, फैलाने का बताइए, धमकाने का बताइए, चिनाने का बताइए, फलाना ढमकाना ऐसा। तो इसका बताइए, इसका वर्क डन बताइए तो अलग बात, और टोटल बताइए तो अलग बात। टोटल मतलब सब कर लोगे और क्या कर लोगे। तो ये कार चल रही है तो इंजन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और चल रही इधर से पुश कर रहे हो, तो मैं कहूंगा फोर्स में किधर लगा रहा हूं, उधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर रहा है, इधर, तो उधर रहा है। और वैसे भी और ज्यादा यदि ऐसे बात करें तो मैं आपको क्या कहा था, मैं कहा था कि फोर्स का वेलोसिटी से मतलब थोड़ी होता है, फोर्स का तो एक्सेलरेशन से मतलब होता है, और एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से नहीं, वेलोसिटी में चेंज से मतलब होता है। बड़ा पॉइंट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं कोई चीज को फेंक दूं ऐसे ऊपर, तो आप मेरे को बताइए ऐसे फेंका तो जब ये ऊपर जा रहा था, तो mg किधर लग रहा था, जा किधर रहा था, हाँ तो वो तो गया उल्टा। चाहे ऐसे देख लो, अभी भी ऐसे ही देख लो, हालांकि दो फोर्स लग रहा है, मेरा भी लग रहा है और mg भी लग रहा है, ऐसे ही देख लो, मैं ऊपर कर रहा हूं ऐसे, तो ये कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे, दो। कौन कौन से, एक मेरा, मैं ऊपर लगा रहा हूं, एक mg लग रहा है। तो मैं कहूंगा कि मेरा कैसा वर्क डन है, तो कहोगे प्लस वर्क डन। क्यों, क्योंकि मेरा फोर्स किधर लग रहा था, गया किधर था, तो प्लस वर्क डन है। लेकिन mg का कैसा वर्क डन है, mg किधर लग रहा था, जा किधर रहा था, तो वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब फोर्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव वर्क डन। यदि फोर्स का उल्टा डिस्प्लेसमेंट है तो, और फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है तो, इसका मतलब एक और स्टेटमेंट ऐसे कहा जा सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री से कम एंगल है तो पॉजिटिव वर्क डन, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 से ज्यादा एंगल है तो नेगेटिव वर्क डन, और परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स तो जीरो। सिंपल। जैसे आप बताएं सर, अगर इंजन आ रही है तो ट्रेन की, उसमें हम आगे की तरफ फोर्स लगाए तो सर तभी इंजन आगे इधर ही आती है। तो सर जो हम फोर्स लगाए हैं तो इंडिविजुअल फोर्स सर, डिस्प्लेसमेंट तो सर इंजन के फोर्स द्वारा हो रहा है, हमारे फोर्स द्वारा तो हो नहीं रहा है, हमारा इंडिविजुअल द्वारा सर उसके डिस्प्लेसमेंट के मल्टीपल सर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट का इससे मतलब नहीं है कि हमारे फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं। डिस्प्लेसमेंट अलग होता है और फोर्स अलग होता है, हमें देखना होता है किधर लग रहा है, दोनों किधर हो रहा है। तुम ये कहो कि हमारे फोर्स से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा बल्कि उसके फोर्स से हो रहा है, तो हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बोलो ना। तो इससे मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है, फोर्स अलग चीज है। फोर्स हमें जो देखना है कि फोर्स is something which is going to change its velocity or momentum, ना, rate of changing momentum। और displacement हम उसका देखते हैं point of application of force का displacement, और वो उसका उससे मतलब नहीं है। कोई और भी फोर्स लग रहे हैं, पहले से वेलोसिटी जिधर है तो फोर्स लगाने से अचानक रुकेगा तो है नहीं, तो ये फिर लेकिन काइनेटिक में आएगा, अगले थ्योरम में आएगा, वेट है ना, कई चीजें आएंगी अभी। सो ये अच्छा यही लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो जीरो है, उधर ही है तो उल्टा है तो नेगेटिव है, उसकी तरफ है तो पॉजिटिव है ना। एनर्जी कैन, ये भी neither be created nor destroyed, वही जो मैं आपको बता रहा था उसी का ये स्लाइड है। So it can be converted from one form to another form or transferred from one object to another object through work done, obviously। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर थ्रू वर्क डन होता है, अभी मैं बताया था, सिंपल मशीन की बात कर रहा था। इसमें ये हीट वाली बात है, जो अभी ठंडी पड़ रही है आप ऐसे से करते हैं, सो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है। वर्क का ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी थ्योरम से भी नाम से जाना जाता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसमें काइनेटिक एनर्जी वाला ही जो अल्टीमेट है वही आता है। तो हम लोग बाद में देखेंगे कि सारा फोर्स का वर्क डन
जितना भी वर्क करें, सारे फोर्स के वर्तन का जो रिजल्ट है वो काइनेटिक चेंज में दिखता है, वो बाद में देखेंगे। हालांकि इसकी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन है ताकि एक ओवरऑल व्यू बना लें, इसलिए मैं इसको लेके आया। सफिशिएंट। तो मैं आपको बता रहा था कि ये है, अब हम लोगों का टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। राइट नाउ work done by constant force, work done by constant force, है ना। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे तो यदि कोई पार्टिकल है वैसे चल के यहाँ पे गया ना, ऐसे ध्यान देना ना, कोई पार्टिकल है जो यहां से चला पोजीशन ए से पोजीशन बी पर पहुंचा, उसमें फोर्स कांस्टेंट लगा था, फोर्स कांस्टेंट लगा था। एक हमेशा कोई चीज कांस्टेंट कब होता है, डायरेक्शन और यदि केवल स्केलर है तो मैग्नीट्यूड, स्केलर है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, यदि वेक्टर है तो मतलब कोई भी चीज कांस्टेंट तब माना जाता है जब उसका सब कुछ सेम रहे, कुछ भी ना बदले। तो सब कुछ के नाम पे स्केलर में तो मैग्नीट्यूड ही होता है तो सेम रहे, और वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो दोनों सेम रहे। इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स केवल तभी कहा जाएगा, या कांस्टेंट फील्ड तभी कहा जाएगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी तभी कहा जाएगा, या कांस्टेंट मोमेंटम, कुछ भी कांस्टेंट तभी कहा जाएगा, खासकर वेक्टर क्वांटिटी, जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या रहे, हमेशा सेम रहे। हमेशा सेम रहे तभी नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो हम लोग फार्मूला वर्क डन का जानते हुए भी ये क्यों पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, अभी बताया था भूल गए। हाँ, आसानी के लिए, ताकि हम लोग उसको इंटीग्रेट ना करें बार बार। और खुशखबरी ये है आपके लिए कि जनरली कांस्टेंट फोर्स मिलेगा। कितना परसेंट कांस्टेंट फोर्स मिलेगा? 80%। इसका मतलब उसके लिए एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो पुली पट्टा वाला टेंशन होता है, कैसा फोर्स होता है? कांस्टेंट। mg कैसा वाला है? यदि मैं कोई चीज इसके कोई धक्का दूं ऐसे, अच्छा देखें तो ना बॉक्स खींच रहा था तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, वो फोर्स कैसा था? कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो चार्ज उसमें चलेगा तो फोर्स कैसा लगेगा? कांस्टेंट। तो जनरली फोर्स कैसे होते हैं? पानी में कोई डूबा हुआ जा रहा है तो बॉयंट फोर्स कांस्टेंट, वो नीचे से कोई गुब्बारा पानी में डूबा हुआ बॉयंट फोर्स ऊपर लग रहा है, वो भी कांस्टेंट। तो जहां देखिए विस्कोसिटी यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप चला रहे हैं बोट या कुछ, तो कांस्टेंट विस्कस फोर्स, तो फोर्स कांस्टेंट ही कांस्टेंट दिख रहा भाई, 80% कांस्टेंट फोर्स। तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करते हैं, बार-बार क्यों इंटीग्रेट करें? देखते हैं कुछ नई चीज तो नहीं आ रही है, देखते हैं। लेकिन हाँ, अब याद है ना, फंडामेंटली चीजें एक बार जब डिफाइन हो जाती हैं, कह दी जाती हैं, तो फिर वहीं से आती है डेफिनेशन से, जो जनरल होता है। जो क्या होता है? जनरल। तो देखते हैं कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, दैट इज व्हाट समेशन ऑफ dw। अच्छा हाँ, आप लोग कह सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ये बताइए कि फोर्स आप जब इधर लगा रहे थे तो बॉडी इतना लहराते हुए कैसे चला है? आप कह सकते हैं। तो मैं फिर वही वाला बात करूंगा जो वो कहा था। हाँ, ये केवल मैं ही नहीं लगा रहा हूँ, और भी फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन मैं अपना वर्ड निकालना चाहता हूँ। कोई दिक्कत आप लोग?
नहीं समझ में आया। इसमें फोर्स केवल मैं लगा रहा हूँ कि और भी लग रहे हैं, बल्कि सुन लो तो और अच्छा लगेगा। यदि सही में केवल मेरा वाला ही फोर्स लगता है ना, कांस्टेंट फोर्स, बड़ा पॉइंट है, ध्यान से सुन लो। यदि केवल यही वाला लगता ना तो इस तरह का पाथ संभव ही नहीं था, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स से मास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फोर्स मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन का दो ही पाथ संभव है दुनिया में, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। तो क्या एक पैराबोला दिखा तुम्हें? इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स तो केवल मेरा वाला तो नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, कम समझ में आया, कांस्टेंट फोर्स का, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ये पैराबोला कैसे बोले? तो याद रखने के लिए आपको मैं एक्सपेरिमेंट के नाम पे दिखा देता हूं कि देखिए कैसे। जब ये फ्री मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो अभी फिलहाल तो मैं भी लगा रहा हूं, फ्री मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो केवल mg लगेगा जब फेंक दूंगा ना, इसको छोड़ दूंगा तो केवल mg लगेगा, किधर जाएगा? तो कैसा पाथ हुआ? स्ट्रेट लाइन। अच्छा ऐसे फेंक दूंगा तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऐसे फेंक दूंगा तो पैराबोला। कैसा होगा? ऐसे फेंक दूंगा तो पैराबोला। ऐसे कितने डायरेक्शन में फेंक सकता हूं? तो जब भी ये जाएगा ना तो केवल एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा mg, केवल क्या फोर्स लगेगा? mg। इससे प्रूव हो गया कि कांस्टेंट फोर्स के केवल कितने पाथ संभव है? कौन सा? कर्व यदि हुआ तो उसका नाम पैराबोला ही होगा। इसका मतलब साफ है कि मैं ये कहूं कि एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ये संभव ही नहीं है। कांस्टेंट फोर्स लगेगा, सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। एलिप्टिकल मोशन संभव ही नहीं है, साइनसॉइडल संभव ही नहीं है, हाइपरबोला संभव ही नहीं है। कांस्टेंट फोर्स लगे तो केवल कर्व मोशन के नाम पे केवल क्या ही संभव है? पैराबोला या स्ट्रेट लाइन। कर्व होगा तो एक पैराबोला। तो देख लीजिए फिर से दिखा देता हूं, छोड़ दूंगा स्ट्रेट लाइन, फेंक दूंगा तो पैराबोला। हाँ बोलो क्या? पैराबोला तो उसी टाइम पे लगेगा ना, उसके बाद एक लाइन के बाद दूसरा वापस नहीं वो पैराबोला तभी रहेगा, वो से बहुत स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो उसी का हिस्सा रहेगा वो। पैराबोला लास्ट में आके फ्लैट होने लगता है धीरे धीरे। हाँ स्ट्रेट लाइन की तरह होने लगता है वो ऑब्वियस। और वैसे भी अभी तो बताया था कि डिफरेंशियल पार्ट वैसे भी स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। differential segment, infinitesimally small part of any curve path behaves as what? Straight line segment. तो कितनी अजीब सी बात है, दुनिया में कर्व होता ही नहीं है, दुनिया में कर्व होता ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का एडिशन होता है। और दूसरा सुनो, दुनिया में स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं। Every straight line segment is not a straight line. There is a curve of how much radius of curvature? Infinite. दुनिया का कोई भी straight line segment is not a straight line. That is curve of how much radius of curvature? Infinite. बड़ा ड्रामा स्टेटमेंट है दोनों। एक बार मैं कहूँ कि दुनिया में straight line होता ही नहीं है, वो कर्व होता है infinite radius का, और दुनिया में फिर कर्व की कर्व होता ही नहीं है, वो छोटे डिफरेंशियल लेंथ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का एडिशन होता है। अब तुम बताओ कि सच क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये इसमें केवल मैं नहीं लगा रहा हूं और दूसरा दिखा नहीं रहा हूं, दूसरे लग रहे हैं, और मैं इंटरेस्टेड हूं कि जो मैं लगाए पड़ा हूं, मैं हमेशा ऐसे ही लगा रहा हूं लेकिन चल रहा। अच्छा हाँ ऐसे चला लो, मैं ऐसे ही बार लगा रहा हूं लेकिन वो चल रहा है ऐसे हो के ऐसे ना, तो दूसरा भी फोर्स लग रहा होगा लेकिन मैं अपना वोल्टेज निकालना चाहता हूं। हाँ आगे देखिए, जरा गौर करिएगा, देखिए सभी लोग, ये रहा डेल्टा एस लंबाई, इसका डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और ये रहा
फोर्स का डायरेक्शन। ध्यान से सुनो मेरी बात। और ये रहा थीटा। तो यहां पे एक ऐसी बात कर देता हूं जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो ये तो कलर चेंज करके बात कर ले। ये देखिए, ठीक है यार, ये देखो, ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है ये, और नहीं दिख रहा क्या? ये वाला कर लेते हैं, ये वाला दिख रहा है। और ये फोर्स इधर लग रहा था, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इधर, दिस इज नथिंग बट फाई, एंड दैट फाई इज चेंजिंग। सही है? फोर्स लगातार देखो हमेशा इधर लगता रहा, फोर्स हमेशा ऐसे लगता रहा, देखो ऐसे 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 लगता रहा। तो इसका मतलब जब फोर्स ऐसे ही लगता रहा, मतलब इसी से डायरेक्शन लेना है। तो देखो ज्यादा एंगल है, कम एंगल है, कम एंगल है, कम एंगल है, सबसे कम एंगल है, फिर ज्यादा एंगल है और ज्यादा एंगल है, पूरा बदलता रहा। ये फाइनली डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल और फोर्स के बीच में थीटा है। कोई दिक्कत आप लोग? आगे बढ़ता हूं। सो जो फार्मूला है ये ds वाला, वो देखिए जरा, मॉड f डॉट ds है ये। इसका मतलब मॉड ऑफ f मॉड ऑफ ds cos phi है, cos phi, क्योंकि ये नहीं, cos phi। हर मोमेंट पर जो छोटा छोटा वर्क डन हुआ है वो जोड़ना है। कितने छोटे छोटे वर्क डन हुए हैं? और सबको जोड़ना है हम लोग को, है ना? तो ये पाई बदल रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है ये। अच्छा, कई बार हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखो कहते हैं कि जब एरो लगाते हैं तो डंडा लगाते हैं तो मैग्नीट्यूड होता है, मत एरो लगाइए, मत लगाइए। हाँ, ये रहा। आपको मैं बता दूं, दुनिया का बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन उठा लो, सब इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। कोई भी इंटीग्रेट तब तक नहीं कर पाएगा जो d के अंदर बदलता हुआ क्वांटिटी है, जिसे मानते हैं वेरिएबल, उसके टर्म में बदलता हुआ क्वांटिटी आ ना जाए। या तो फाई को किसके टर्म में लिखा जाए? s के टर्म में, या s को किसके टर्म में लिखा जाए? फाई के टर्म में, है ना? इसका मतलब, अच्छा एक और बात, क्योंकि f कांस्टेंट है, इसलिए क्योंकि f कांस्टेंट है इसलिए f क्या आ जाएगा? बाहर। ध्यान देने वाली बात है, सुन लो ध्यान से। क्योंकि f कांस्टेंट है इसलिए बाहर। अच्छा, f कांस्टेंट नहीं होता तो बाहर नहीं होता। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन की थ्योरी है, अलग चैप्टर, कहीं और के लिए भी ध्यान रखना। आप केवल उसे ही बाहर निकाल सकते हैं जो कांस्टेंट है, और क्योंकि हेडिंग ही वही है, फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए मैं बाहर निकाल पाया हूं। यदि वेरिएबल होता तो अंदर ही इंटीग्रेट होता। एक पॉइंट ये। दूसरा, अगला पॉइंट में क्या बताया था? दुनिया कोई भी मैथमेटिशियन इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, केवल फिजिक्स वाले कर सकते हैं। और मैं बताने जा रहा हूं क्या रिजल्ट आने वाला, देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। बिना किसी s को फाई में और फाई को s में कन्वर्ट किए बिना जो मैथमेटिक्स के लिए चैलेंज भी कर सकते हैं, मैं करने जा रहा हूं। ध्यान से ये देखिए, मैं देख रहा हूं कि ds cos phi is nothing but this। ये देखो, ये इसे क्या कहते हैं? ds cos phi। और इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ds sin phi। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान सुन लो। इस लेंथ के, यदि ये फाई है, ये एंगल फाई है, ds और f के बीच में फाई है, तो इसका इधर कंपोनेंट लोगे तो कितना आएगा? ds cos phi। और इधर कंपोनेंट लोगे तो ये कौन सा वाला है? cos phi। इसका मतलब ये वाला लेंथ है, और ये वाला लेंथ देखो, ये है, ये लेंथ है। फिर उसी तरह यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो फिर ऐसे करोगे तो ये वाला लेंथ आएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे भी आएगा तो ये वाला लेंथ आएगा, ये वाला आएगा। फिर इसी तरह यहाँ से भी आएगा, फिर उसमें लेंथ ये वाला आएगा,
और इस तरह से आप देखोगे कि हर जगह छोटा छोटा लेंथ आएगा और यही वाला जुड़ता जाएगा, ये वाला। कितनी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। और केवल इसके बाहर निकल जाने से फायदा मिला है, नहीं तो निकल पाते हम लोग। इसका मतलब साफ है, ये वाला लेंथ ही देगा ये इंटीग्रेशन। और बिना s को फाई के टर्म में या फाई को s के टर्म में लिखे बिना मैं बताने जा रहा हूं कि इसका रिजल्ट आएगा डेल्टा s। दिस इज डेल्टा s फाइनल, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हो। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हो? इनिशियल टू फाइनल के बीच में जो स्ट्रेट दूरी है, शॉर्टेस्ट पाथ में, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हो। तो ये जो है ना, ये जो दूरी है वो डेल्टा s है और ये एंगल है थीटा। तो जानते हो ये वैल्यू कितनी है? डेल्टा s cos थीटा, नॉट फाई। एंड दिस इज हाउ मच? डेल्टा s sin थीटा, जो कि जरूरत नहीं है। तो क्या लिखने जा रहा हूं, जरा देखिए। ये है f डेल्टा s cos थीटा, f डेल्टा s cos थीटा। इसकी जगह लिख दिया बिना उसको। तो ये फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग है। इसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि कैलकुलस कहां से आया होगा, मतलब कहां से सोच में आया होगा, कहां से डेवलप हुआ होगा। जरूरत फिजिक्स में थी इसी तरह की बातें और वहां से आया है। और उसके बाद फिर अब उसमें केस बना के खूब अपना मैथ्स पढ़ते हो। तो दिस इज डेल्टा s cos थीटा वैल्यू, लेकिन केवल कब? केवल कांस्टेंट फोर्स होगा तब, हर जगह नहीं। अच्छा, कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा। तब करोगे क्या ये बताओ? तब फंडामेंटली चलना होगा, मजबूरी है। तब फंडामेंटली चलना होगा। इसका मतलब ये लिख लिया आपको, जल्दी से लिख लो। अच्छा, ये जो मैं डेल्टा s लिखा हूं ना, इस डेल्टा s की जगह तुम s लिख लो, डेल्टा r लिख लो, या r लिख लो, या d लिख लो, फर्क ये नहीं पड़ता तुम लिख क्या रहे हो। जरूरत ये है कि तुम्हें जानना हो कि जो लिख रहे हो वो ये है, बस इनिशियल टू फाइनल जो है वो है, ये जानना होगा। ये नहीं कि डेल आप इधर ले सर किताब में देखे हैं जगह s लिखा था, डेल्टा लिखा था, आर लिखा था, डी लिखा था, तो लिखा उसी को था ना, उसको ब्रिजेश लिख लो। कहो कि यहां से यहां तक जो दूरी है ब्रिजेश है, तो वहां ब्रिजेश लिखोगे। क्या ब्रिजेश नहीं है, ऐसे ब्रिजेश होता है, तो एक ब्रिजेश का होता है। लिखिए। तो चलो देखो, इसका मतलब हम लोग के पास एक्सप्रेशन आ गया वर्डन का, कांस्टेंट फोर्स के वर्डन का, कांस्टेंट फोर्स के वर्डन का एक्सप्रेशन आ गया, कांस्टेंट फोर्स के वर्डन का एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज F डेल्टा S cos थीटा, या F डेल्टा S cos थीटा, या डेल्टा S
F cos theta. इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से सुनो मेरी बात। पूरा का पूरा F ले लो जितना लगा रहे हो का मतलब याद दिला देता हूँ, mg पूरा ले लो, मेरा फोर्स ले लो, फ्रिक्शन का कांस्टेंट, टेंशन वाला रस्सी, जो भी कांस्टेंट हो ले लो, बायन फोर्स ले लो, जो भी फोर्स है कांस्टेंट होना चाहिए, जरूरी ले लो, पूरा ले लो। फिर कैसे गया वो भी मत देखो, सीधा डिस्प्लेसमेंट का पूरा मैग्नीट्यूड दूरी ले लो, पर क्या भी मल्टीप्लाई कर लो cos थीटा, तो तुम्हें मिलेगा वर्क डन। या पूरा F ले लो, पिछला देखते याद है ना, पूरा F ले लो, पूरा डिस्प्लेसमेंट ले लो मैग्नीट्यूड, तो cos थीटा भी मल्टीप्लाई कर लो, cos थीटा where थीटा is angle between displacement and force, या पूरा फोर्स ले लो, लेकिन पूरा डिस्प्लेसमेंट मत लो, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो फोर्स की तरफ, डिस्प्लेसमेंट का क्या ले लो, फोर्स ले लो, कंपोनेंट ले लो किधर की तरफ, फोर्स की तरफ, पूरा डिस्प्लेसमेंट मत लो, और प्रोडक्ट ले लो तो भी आएगा। चाहे आपका मन करता है नहीं हम कंपोनेंट नहीं लेंगे, मान लो जिद कर लिए कि सर हम कंपोनेंट नहीं लेंगे डिस्प्लेसमेंट का, हम पूरा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, हमें तब ठीक हो जाए, पूरा डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूरा ले लो, लेकिन तब क्या करो, फोर्स को तोड़ लो, ये देखो फोर्स, ये देखो ये फोर्स है, फोर्स को तोड़ लो, दो पार्ट में टूटेगा, डिस्प्लेसमेंट की तरफ टूटेगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर टूटेगा, इस फोर्स को तोड़ोगे, इधर फोर्स है, ध्यान रखना, याद है ना तुम्हें? यस सर। तो बताओ इस फोर्स को तोड़ेगा, हमेशा उधर ही करना, देखो तो यहीं पे देख लेते हैं एक ही जगह, तो फोर्स को इधर तोड़ोगे डिस्प्लेसमेंट की तरफ तो कितना होगा, F cos थीटा होगा, और परपेंडिकुलर तोड़ोगे तो कौन सा वाला, पैरेलल वाला, मतलब डिस्प्लेसमेंट की तरफ वाला, तो ये ले लो, बढ़िया वाला नहीं है मतलब साइन थीटा वाला खराब वाला है, तो ये वर्क डन होगा। तीनों जरूरत है कहीं कहीं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा यूज करूंगा जानते हो, ये वाला, सेकेंड वाला। और कैसे यूज करूंगा, हर जगह मैं फोर्स देखूंगा, फोर्स मल्टीप्लाई करूंगा और देखूंगा कि फोर्स की तरफ शिफ्ट कितना हुआ, बड़ा पॉइंट फिर से। वैसे तो तीनों ये कहीं नहीं यूज होगा 5% में, ये नहीं होगा, ये भी होगा 10% में, 5% में, लेकिन इसको 80-85% यूज करूंगा मैं, इसको जहां पे कांस्टेंट फोर्स है, और फिर ऐसे देखूंगा कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर शिफ्ट कितना है, देखो जिधर फोर्स लग रहा है उधर शिफ्ट कितना हुआ, ये देखेंगे हमेशा, और ठीक है मल्टीप्लाई कर लेंगे, याद रहेगा। लेकिन केवल कब, जब फोर्स कांस्टेंट होगा तब तो कर लेना। अच्छा मान लो फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तब तो ये तो नहीं करोगे, तो क्वेश्चन नहीं करोगे, कैसे करोगे, फोर्स को इंटीग्रेट करना, क्या करना होगा, और वो कठिन नहीं होता है। अच्छा वैसे तो उसे कठिन कहते हैं, लेकिन इसलिए कठिन तो वही होता है जो आपसे नहीं आता है, तो आप सोच नहीं पाते हैं उसको फिर से कैसे करें, क्योंकि 80% आप इसी तरह किए रहते हैं, तो फिर वेरिएबल गड़बड़ा जाता है, क्योंकि आप सोच नहीं पाते, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि तब क्या करेंगे। अच्छा हाँ एक और चीज, यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म कहूं, इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे और कह देता हूं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस वर्क डन, कांस्टेंट फोर्स का ही वर्क डन इज नथिंग बट F डॉट डेल्टा S। सही लिखा हो क्या देखो, क्यों, क्योंकि ये भी तो F डेल्टा S cos थीटा ही है, लेकिन केवल कब, जब कांस्टेंट फोर्स होगा तब। तो ये अच्छा ये कब यूज करोगे यार, ये तो सब बता दिया कि ये कब यूज करोगे, कब उसमें ज्यादा यूज कौन सा करोगे ये भी बता दिया, लेकिन ये कब करोगे, जब फोर्स I J K में दिया,
और डिस्प्लेसमेंट भी आई जे के में दिया हो तो खोपड़ा घूम जाएगा तुम्हारा एंगल सोचने में, थीटा आएगा वहां पे तुम्हें वैसे निकाल सकते हो, लेकिन आसान नहीं होगा। ज्यादा अच्छा क्या है, डॉट लेना। गॉट इट? जब फोर्स को आई जे के 3D में देगा या 2D में देगा और डिस्प्लेसमेंट को भी कहेगा फोर्स है 2i + 3j - 10k फोर्स लग रहा है, तो कांस्टेंट ही है। और डिस्प्लेसमेंट है एक बॉडी का जिस पे लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट है 4i - 2j - 4k। कहेगा वर्क डन बताइए, तो क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे। क्या करोगे, तब क्या तो ये करोगे नहीं, ये वेक्टर फॉर्म। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन दे रहा हूं वो फिजिक्स कम मैथ ज्यादा है। क्यों फिजिक्स कम मैथ ज्यादा है? क्योंकि रियलाइज ही नहीं हो रहा। फिजिक्स तो रियलाइज करने वाला चीज है ना यार, वो तो कैलकुलेट कर रहे हो, और कैलकुलेशन क्या होता है, मैथ। सिंपल कैलकुलेशन तो मैथ होता है, वही कर रहे हो, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसका मतलब हम लोग एक थोड़ा सा अच्छा हाँ इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला तो ज्यादा आगे जाएगा, कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए तो मेरा फोर्स तो वेरिएबल है, देखो ना बड़ा कितना खतरनाक फोर्स लगा, देखो कितना खतरनाक फोर्स लगा। लेकिन mg का हमेशा कांस्टेंट है, वो तो हमेशा नीचे mg लग रहा था। तो चलिए बताइए, पूछ लेता हूँ, ये इसी की बात ना, कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है। तो फोर्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट वाली बात हो रही है। यदि मैं कहूं कि इसको लेके h हाइट ऊपर गया ऐसे, है ना, वेरिएबल मेरा वेरिएबल फोर्स है, ये देखो कैसे लेके गया हूं, रोक दिया हूं, तो बताओ ऐसे किया हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, -mg। क्यों माइनस, क्योंकि mg किधर लगा था, आ गया किधर था, तो माइनस लगा लेते। अच्छा हाँ ये बताओ कितना वर्क डन, mg कितना वर्क डन था, mg। अच्छा ये बताओ तो, ये हाइट h है, ये बताओ हाउ मच वर्क डन ग्रेविटी, ये लहराता हुआ किसके कारण चला था, mg के कारण नहीं, मेरे कारण चला। हाउ मच वर्क डन ग्रेविटी, mg प्लस, क्योंकि फोर्स की तरफ शिफ्टिंग h। अच्छा ये बताओ तो वर्क डन ग्रेविटी बताओ, mgh ये वाला h है, यहाँ वाला देखे थे ना, तो नीचे आया है ना, तो mg किधर लगा था, और नीचे तो आया है ना यार। अच्छा ये बताओ तो वर्क डन ग्रेविटी बताओ, ये देखो ये है हाउ मच वर्क डन ग्रेविटी, फोर्स किधर लग रहा था, गया किधर है, फाइनल फोर्स की तरफ शिफ्टिंग। अच्छा ये बताओ तो, ये बताओ यहाँ पे है -mg, क्योंकि mg किधर लग रहा था, गया किधर है, इधर नहीं देखना है, कोई मतलब नहीं, ऊपर नीचे देखना है, फोर्स के लॉन्ग देखना है, इसके लॉन्ग देखना है, फोर्स के लॉन्ग। इसका मतलब हमें लग रहा है कि इसके लिए फोटो बनाना पड़ेगा, बिना फोटो बनाए काम नहीं चलेगा। तो ये देखिए फोटो बना देता हूं और आपको बताइए कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। यदि एक पार्टिकल है जो ऐसे ऐसे चल के यहाँ पे गया है, और मैं कह दूं कि ऐसा है भाई कि ये जो दूरी है ना, मैं ये दे ही नहीं रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं ये x है, और जो फोर्स लग रहा है वो ये है, फोर्स 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 ऐसे लग रहा है ना, फोर्स। बताइए वर्क डन कितना लिखूं, कांस्टेंट फोर्स लग रहा था और ये दूरी x है, तो कितना वर्क डन बता सकते क्या, कितना डिस्टेंस चला नहीं पता, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं पता, कितना ऊंचा है नहीं पता, क्या फिर भी एक का वर्क डन बता सकते हो, बताओ वर्क डन कितना है, x कितना है, और इसलिए लिख पाए क्योंकि फोर्स को क्या कहा गया है, कांस्टेंट। अच्छा देखता हूं बता पाते क्या ये वाला, ये देखो एक पार्टिकल है जो ऐसे 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 चला और यहाँ पहुंचा, और फोर्स लगा था ऐसे एक, जब यहाँ पे चला था तो भी एक, और जब यहाँ पे चला था तो भी एक, और जब यहाँ पे चला था तो भी एक।
अब हमको ये बताओ कि यदि मैं कहूं कि ये दूरी नहीं दिया है, दूरी दिया है x है, मॉडल प्लस है, फोर्स लग रहा था उधर, आया है इधर, माइनस है x। बोलो अच्छा, यदि फोर्स यही केस है और फोर्स वेरिएबल काइंड का है, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन ऐसा लग रहा है तो नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, तब नहीं ला सकते। भले ही डायरेक्शन ऐसे रहेगा तो भी वेरिएबल फोर्स नहीं कर सकते, एफएक्स नहीं। अच्छा ये बताओ कि मान लो ये है और ये पार्टिकल है और ऐसे चला और यहाँ पे आया और फोर्स लगा था, ऐसे कांस्टेंट फोर्स लगा था, कांस्टेंट फोर्स लगा था। आपको बताना है कांस्टेंट फोर्स लगा था, आपको बताना है कि कितना वर्तन बदल गया है, कैसा जीरो, जिधर फोर्स लगा था उधर शिफ्टिंग, यदि उधर शिफ्टिंग हुआ होता तो प्लस, उल्टा तो परपेंडिकुलर तो, लेकिन बताओ यदि ये वेरिएबल होता 2 न्यूटन, 4 न्यूटन और 1 न्यूटन, आधा न्यूटन, फिर 10 न्यूटन, तब जीरो नहीं होगा, क्योंकि केवल ये चीज देखने वाली बात केवल तभी है जब फोर्स कांस्टेंट हो। ठीक है, अभी इतने देर से ही समझा रहा। ये फाइनल सीधा डिस्प्लेसमेंट क्यों कब देखोगे, सीधा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स जब फोर्स कांस्टेंट होगा। हां कुछ पूछना? जैसे आप टोटल का निकाले हैं वर्क जीरो होगा, हां अगर हम उसको पार्ट पार्ट में तोड़ के जब सम करेंगे वर्क तब भी जीरो होगा, तब भी जीरो होगा। कैसे वो बता देता हूं, जब यहां से यहां पे जा रहे हो ना तब सबसे पीछे तक तो माइनस वर्तन होगा, और जब आगे जा रहे होगे तो प्लस वर्तन होगा, और जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा। लेकिन अच्छा हाँ तुम्हारा वाला इसका वाला जीरो बोल रहा था, ध्यान से, यदि ये 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन और 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो जितना माइनस होगा उतना प्लस नहीं होगा, ज्यादा प्लस होगा। और जब 90 डिग्री है फाइनल डिस्प्लेसमेंट और जीरो नहीं होगा, जीरो केवल कब होगा, जीरो केवल कब होगा, आप जो 9th में पढ़े थे ना वो भूल जाओ, जो 9th में पढ़े थे कांस्टेंट फोर्स वाला वो भूलिए। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? फोटो फोटो ना फोटो क्या हुआ, लिमिट ये वाला कौन सा होगा, कौन सा पार्ट में? तो मैं ये कह रहा था कि भले ही फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, यदि फोर्स वेरिएबल होगा तो जीरो नहीं होगा। ये जीरो तभी होगा जो देखते हैं फाइनली वो कांस्टेंटली देखते हैं प्रूफ किया होगा। तो यदि ये 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन यहाँ तक 2 न्यूटन लगे, जब इधर चलने लगे तो 10 न्यूटन लगे, जब इधर शिफ्ट फोर्स की तरह। तो जब 2 न्यूटन यहाँ से यहाँ तक लगा था तो कम ही नेगेटिव हुआ होगा, नेगेटिव हुआ होगा ना, क्योंकि फोर्स लगा था इधर, जा रहा था इधर। फोर्स के अलोंग देखना है हमेशा, क्या फोकस करना है, फोर्स के अलोंग। ये देखिए मत कि ऊपर नीचे क्या हो रहा है, फोर्स के अलोंग एमजी मुका के दिखाया यार ये वाला। हाँ तो टाइम हो गया, यस सर, टाइम नहीं हुआ होगा, टाइम हो गया, टाइम हो गया। तो हम लोग फिर अब अगले क्लास में हम लोग ऐसे शुरू करेंगे, वेक्टर फॉर्मूला यूज करके शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर अगले ही क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, एनर्जी भी, और उसके अगले क्लास में पावर, और फिर सिलसिला शुरू होगा, दौर शुरू होगा, बौछार होगी प्रश्नों की, क्वेश्चंस की, प्रॉब्लम्स की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर।